एग्जाम्पल है हम किस तरह से जो है वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्स इतने माइक्रो सेकेंड्स, ये यहाँ पे आप स्लाइड पे देखें। अब पहला प्रोग्राम जो है या पहला एल्गो जो है वो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी आप लोगों ने टाइम जो कास्ट निकाली है, कास्ट कम्प्लेक्सिटी, वो आपके पास है 30n+8 माइक्रो सेकेंड। सेकेंड जो आप लोगों ने प्रोग्राम बी डिज़ाइन किया है या एल्गो डिज़ाइन किया है, उसके जो आपके पास रन टाइम जो कास्ट। बेसिकली इस एग्जांपल में हम एक वेबसाइट है जो प्रोसेस कर रही है यूज़र डेटा को जो है वो लेकर, तो उसको जो हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं उसका, उसमें हमारे पास प्रोग्राम ए है और एक प्रोग्राम बी है, जिनको हम क्या करेंगे, उनको आपस में n सेकेंड्स उसकी माइक्रो जो प्रोग्राम ए है वो टेक्स कितनी टाइम ले रहा है, माइक्रो सेकेंड्स टू प्रोसेस एन एनी एन रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, एन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एन रिकॉर्ड्स मतलब जितनी भी आप कह दें कि 20, 40, 50 हज़ार, 2000, 50,000, उनको रिकॉर्ड प्रोसेस करने के लिए वो कितने टाइम ले रहा है, माइक्रो सेकेंड्स ले रहा है। जबकि प्रोग्राम बी जो है वो कितने सेकेंड्स ले रहा है, एन सेकेंड्स, एन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो सेकेंड्स ले रहा है। ठीक है जी, इतना टाइम और ये इतना टाइम। विच प्रोग्राम वुड यू चूज़ नोइंग यू विल वांट टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूज़र्स, उनकी मुनासबत से आप कौन सा जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो वो हम देखते हैं। आई है वो n² + 1 है। ये विच प्रोग्राम वुड बी चूज एज ए बेस्ट, किस केस में इनमें के आपके मिलियन ऑफ यूज़र को सपोर्ट कर सके, कौन सा प्रोग्राम इनमें से बेस्ट होगा जो आपके मिलियन ऑफ यूज़र को सपोर्ट कर सके। क्लियर? ये एग्जांपल का सिनेरियो है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, अब इस आपके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की एक विजुअल आपको स्नैपशॉट दिखाया जा रहा है थ्रू एक चार्ट। अब इस चार्ट में देखें आपके पास ये वैल्यू ऑफ फंक्शंस है जो हमने वर्टिकली शो किया है, जिसके साथ मैंने लाइन भी लगा दी है यहाँ पे चार्ट पे, और ये आपके पास इनपुट साइज है जो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? और ये जो ब्लैक लाइन आपको शो हो रही है, ये जिस ओवर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये आपके पास आपके प्रोग्राम 1 की जो है वो ग्रोथ को शो कर रहा है। और सिमिलरली आपके पास ये जो सेकंड आपके पास है प्रोग्राम FB(n), ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये जिसको अभी मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये ग्रोथ शो कर रही है आपके पास सेकंड प्रोग्राम की। अब ये चार्ट कैसे डिज़ाइन किया गया, आप सिंपली आप लोग ये करें कि एक टेबल आप लोग डिज़ाइन कर लें, जैसे भी मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग ले लें n की वैल्यू, और यहाँ पे आप लोगों का फंक्शन f(a) हो जाएगा, और दूसरा आपके पास जो फंक्शन होगा वो f(b) होगा, और ये f(an) हो गया। अब आप स्टार्ट में वैल्यू दें 1 देंगे तो f जो है वो आपके पास आ जाएगा 38, और b की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपको नज़र नहीं आ रही, मैं इसका जो चार्ट है वो आपको बाद में नीचे दिखा दूंगा। अब यहाँ पे वैल्यू साफ साफ लिख सकते हैं कि 38, और नीचे जो है वो आपने FB(n) में आपने कॉलम में लिखना है 2। क्लियर? उसके बाद आप n की वैल्यू दें 2 पुट करें, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 68, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, और ये प्रोसेस आप लोग कंटिन्यू रखें, और फाइनली आप यहाँ पे पुट करें 31। तो अब आप लोग 31 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 30 एंड 31 को मल्टीप्लाई करें 0 3 0 9 0 3 9 930 + 8, ये हो जाएगा 938। और अगर आप f(b) में पुट करेंगे तो 31 × 31 1339
169, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 961 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोट करें, जब तक वैल्यू थी 30, यानी कि अगर हम यहाँ पे 30 पे भी कैलकुलेट करें तो आपको जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उसकी एफ ऑफ बी की वैल्यू आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने एन की वैल्यू 31 पुट की तो आप देखें इस फंक्शन की जो ग्रोथ है वो हाई होना शुरू हो गई है। इस फंक्शन की ग्रोथ जो है वो हाई होना शुरू हो गई है। तो आप लोगों ने एक्चुअली वो पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर फंक्शन की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और वही पार्ट, वही जो आप एन की वैल्यू लोगे वो आपका वही पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों फंक्शन जो चार्ट में शो किया गया, यानी कि ये जो रेड लाइन है ये क्रॉस कर रही है ब्लैक लाइन को, कौन सी वैल्यू के लिए वो करेगी, 31 और या 31 से ज़्यादा को। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो था इसके एक यानी कि ग्रोथ दो फंक्शन की, कि हम उसकी ग्रोथ को कैसे कंपेयर करेंगे। आप उसके लिए टेबुलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ये है, और फिर उसको आप चार्ट के थ्रू जो है वो ड्रा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप टू राइट ए फास्टर ग्रोइंग फंक्शन विल बिकम लार्जर, ये फास्टर गोइंग ये था रेड, ये फास्टर वो हो रहा है, अचानक इसका साइज जो है वो इंक्रीज होना जो है वो स्टार्ट हो गया। क्लियर, इनपुट की वजह से। अब अगर मैं इनपुट 31 की बजाय और ज़्यादा दूंगा तो आपको इजीली इनके दरमियान, दोनों फंक्शन की जो वैल्यू के दरमियान डिफरेंस है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँ, मतलब मैं अगर यहाँ पे अब 90 की तरफ चला जाता हूँ तो आप 90 की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर आप लोग इसको 200 पे कैलकुलेट करके देखें। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इन दोनों फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं उनमें आपको डिफरेंस का जो है वो पता चल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है कि अगर आप दो फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, उनके दरमियान आप लोगों ने एक चार्ट ड्रा करना हो कि इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसे वो हो रही है इन दोनों फंक्शन का। तो आपके पास जो इसके लिए सिंपल वे है, आप एक टेबल ड्रा करें जो यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, और nth वैल्यू यूज़ करें। अभी तो ये स्टार्ट में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक प्रोसेस रिपीट कराया है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस इस तरह होनी चाहिए कि जैसे आप लोग देखें इस फंक्शन की जो हाई टर्म है, हाई ऑर्डर टर्म है इस फंक्शन की, वो ये है 30n, और इसके जो टर्म है वो है n स्क्वायर। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 30, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 है। तो आप लोग इन कोएफिशिएंट के दरमियान जो डिफरेंस है, आप लोग वहाँ से इनपुट, उससे आगे से इनपुट लेना शुरू कर दें। अब जैसे इधर 30 इनके दरमियान डिफरेंस है, आप 31 से इनपुट देना शुरू कर दें। अगर इनके दरमियान डिफरेंस बनता है 5 तो आप 6 से स्टार्ट कर लें। तो ये टेबल डिज़ाइन करने का वे है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो फंक्शन है उसके जो आपके पास वैल्यूज़ का इंक्रीज या वैल्यूज़ की ग्रोथ है वो आपको इसी टेबल के थ्रू जो है, यानी जब आपने किसी एल्गोरिथम की आपने ग्रोथ चेक करनी है तो आप उसके अंदर ग्राफ के अंदर अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपने उसका टेबल डिज़ाइन करना है। तो जो भी आप फंक्शंस के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं उसके दरमियान में जो उसके हाईएस्ट टर्म है उसको आप लें। उसके बाद अगर उसमें कोफिशिएंट अवेलेबल हैं तो कोफिशिएंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस निकालें, उस डिफरेंस से 1 अबव जो है वो आपने वैल्यूज़ को इनपुट करना शुरू कर देना है, और उस इनपुट की बेस पे आपने चार्ट के अंदर या टेबल के अंदर जो है उन फंक्शंस को इनपुट देंगे और उसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। तो फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन जो है वो आपको ज़्यादा वैल्यूज़ या ज़्यादा प्रोसेस करके दिखा रहा है इस इनपुट के साइज़ के वो साथ। व्यू हो जाएगी। पॉइंट आउट करना है कि इसकी कौन सी डेफिनेशन है और उसका क्या फंक्शन है। लेकिन जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये देखते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका। अब फर्स्ट इस पे पढ़े हुए से एफ ऑफ एन, यहाँ पे आप देखें एफ ऑफ एन इक्वल टू 30n इज ऑर्डर ऑफ एन, और अब यू कैन से ओ ऑफ एन। अब इसको हम ऑर्डर ऑफ एन में क्यों ले रहे हैं,
यानी ओ ऑफ एन को हम ऑर्डर ऑफ एन भी कहते क्योंकि हैं। इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है या ऑर्डर जो हमने पीछे कुछ एग्जांपल में भी सॉल्व किया था वो क्या है, ओ ऑफ एन है। अब कैसे ओ ऑफ एन है, आप पहले इस 8 को रिमूव करेंगे क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करना चाहते हैं, फिर आप इस कोएफिशिएंट 30 को रिमूव करेंगे, और ये हमने पॉइंट्स अभी एग्जांपल भी एक दो सॉल्व की थी, उससे भी आपको पता है कि कोएफिशिएंट और कांस्टेंट और लो ऑर्डर टर्म जो है उनको इग्नोर किया जाता है। अब आपके पास ये एन जो है वो देखिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। जब भी आप किसी फंक्शन का ऑर्डर ऑफ एन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको वही जो हमने लास्ट टाइम जो है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है, जिसके अंदर हमने एक फार्मूला आपको एक डिज़ाइन करके दिया कि 3 चीज़ें आपने रिमूव करनी है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, ठीक है, और लो ऑर्डर टर्म्स, तो वो आप वहाँ से रिमूव करेंगे। अब इसमें हाईएस्ट, सबसे पहले तो कांस्टेंट रिमूव किया हमने, उसके बाद हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म थी वो थी 30n। अब 30n के अंदर हमारे पास 30 कोफिशिएंट था, वो हमने रिमूव किया, तो हमारे पास जो टर्म रहेगी वो है ओ आपके एन, पास यानी बिग ऑर्डर। नोटेशन में आ जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आप इसके थ्रू फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर आप बी इसको देखें, जो फंक्शन है एन स्क्वायर प्लस 1, इसमें आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आ रहा है वो है एन स्क्वायर, और सेम प्रोसेस आप लोगों ने रिपीट करना है कि इसके जो कांस्टेंट वैल्यू है आप लोग इसको रिमूव कर दें। क्लियर? फार्मूला आपका ऑर्डर ऑफ एन स्केयर के लिए भी सेम है, ठीक है। इसमें एन स्केयर जो है वो डिफरेंट नहीं, वो बल्कि हमारे उसी फार्मूला का रिजल्ट है जिसमें हमने वो रिमूवल जो है वो अप्लाई करना है। इन जनरल ये दो पॉइंट आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के लिए आपको मस्ट क्लियर होने चाहिए। इन जनरल ओ ऑफ एन स्क्वायर एल्गोरिथम विल बी स्लोअर, ये स्लो हो रहा है, देन ओ ऑफ एन एल्गोरिथम, बट इसकी ग्रोथ जो है वो फास्टली हो रही है एज कंपेयर टू ओ ऑफ एन के। बहुत ही सिंपल है, यानी वर्किंग में ये स्लो है। ओ ऑफ एन स्केयर जो है आपको लगेगा कि ये स्लोअर वर्क करेगा, लेकिन ये इसकी ग्रोथ जो है, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ाते जाएंगे आप, उसकी ग्रोथ जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी ऑर्डर ऑफ एन की निस्बत। तो इससे हमें क्या लिंक मिलता है कि क्या जो फंक्शन फास्टली ग्रो करेगा तो क्या वो अपना इम्पैक्ट जो है वो स्लो शो करेगा, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होगी। तो ये रिलेशनशिप आपको, यानी कि अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, प्रीवियस स्लाइड में, तो यहाँ पे देखें ये फास्टली, यानी कि ये तो एक कांस्टेंट इसके साथ चल रहा था, ब्लैक लाइन आपको शो कर रही है, और ये पहले अपना जो इसका इफेक्ट था रेड लाइन का, आप देखें पहले इसकी जितनी भी वैल्यूज आ रही थी नंबर ऑफ इनपुट के लिए, वो टोटल फंक्शन की जो वैल्यू थी वो कम थी आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू से। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने एन को 31 से स्टार्ट कर लिया, 31 या 30 क्रॉस किया, तो आपके पास एफ ऑफ एन की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब जब ये ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो ये अब इंक्रीज ही होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो इनपुट्स हैं एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और इसकी ग्रोथ जो है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो भी आपको मैक्सिस की तरफ ले जाएगी। तो ये चीज़ जो थी वो यहाँ पे डिस्कस की गई। क्लियर? अब इसके बाद जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ टर्म देखना चाहते हैं, और उम्मीद है ये एग्जांपल आप लोगों के लिए इजी ही होंगी, क्योंकि अभी आपको आइडिया हो चुका है कि जब भी हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करें तो 3 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए: रिमूव कांस्टेंट, रिमूव लो ऑर्डर टर्म्स एंड रिमूव कोएफिशिएंट। और यही जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करें तो 3 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए: रिमूव कांस्टेंट, रिमूव लो ऑर्डर टर्म्स एंड रिमूव कोएफिशिएंट। और यहीं पे आपको इन तमाम एग्जांपल में, अब जैसे पहली आपको जो पहला फंक्शन दिया गया है वो, आई होप कि अब आप इसको अंडरस्टैंड बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी जैसे कि हमने हाईएस्ट टर्म लेनी है, सबसे पहले तो हम ये लेंगे और इसमें कोफिशिएंट को रिमूव करवाएंगे, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आ गया, ठीक है, जिसमें ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। इसमें हाँ, इसमें ज़रा आप देख लें इसमें यहाँ पे ऑर्डर एन ऑफ 1 स्क्वायर आपके साथ ये है, वो भी कह सकते हैं तमाम वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट चाहे 1 हो, चाहे 1 हो, 10 की बजाय 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1273 हो, इन तमाम के जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो हम ओ ऑफ 1 काउंट करते होते हैं। ओ, ठीक है, यानी कांस्टेंट कुछ भी हो, चाहे 0 लिखा हुआ हो, चाहे 10 लिखा हो, चाहे कोई भी वैल्यू लिखी कांस्टेंट, तो आपको उसने आपने जो है वो कंसिडर करना है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, वो उसका ऑर्डर ऑफ 1 होगा। ऑफ 1
आ रहे हैं, और हर ओवल समझ लें कि आपके पास जो है एक डोमेन को इसमें हम देख रहे हैं कि बिग ओ विजुअलाइजेशन किस तरह से हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो वो देखते हैं। प्रेजेंट करता है। उसमें कुछ आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो कास्ट है वो उसको उसकी इक्वेशन जो है, यानी कुछ फंक्शन आपको बताए गए हैं किसी भी मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स के रन टाइम जो कास्ट के लिए थ्रू फंक्शन बनते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है हर एक ओवल के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें ओ ऑफ एन में, अब ये पहला फंक्शन है, इसमें 3n+10 हो तो इसकी भी जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगी वो ओ ऑफ एन होगी। और अगर आपके पास फंक्शन है 2n-1, इसकी भी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ओ ऑफ एन होगी। अगर आपके पास है 100n तो इसकी भी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है ये होगी। और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है सिंपली तो वो भी इसके अंदर आ सकती है। वैसे तो नॉर्मल अगर आप इस नेक्स्ट ओवल में देखें, यहाँ पे 100 जो है ओ ऑफ 1 में भी आ सकता है और 100 जो है ओ ऑफ n में भी आ सकता है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू यानी कि आप ये कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसको जब आप इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो कास्ट फाइंड कर रहे होंगे, यानी इस फंक्शन को डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आ चुका होगा वो एक कांस्टेंट होगा, लेकिन उसकी ग्रोइंग टाइम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही है जो उसको प्रेजेंट कर रही है। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो वो भी आपके पास ओ ऑफ एन के अंदर काउंट की जा सकती है, यानी उसका ग्रोथ या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो आप ओ ऑफ एन कंसीडर कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट इसका वैल्यू का। और कांस्टेंट का नॉर्मल हमने यही पढ़ा था कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसको आप लोगों ने ओ ऑफ एन में, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप इस डोमेन में 100 को रखना चाहें, यानी हम इसमें सिंपली इस चार्ट पे क्या करें, इस स्लाइड पे क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन देख रहे हैं कि जी इसमें ऑर्डर ऑफ एन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं, एन लॉग एन के अंदर कौन सी आ सकती हैं, एन स्क्वायर के अंदर और ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर कौन सी आ सकती है। तो ऑर्डर ऑफ 1 और एन के अंदर जो कुछ टर्म्स हैं ये ऑर्डर ऑफ 1 की जो है ये ऑर्डर ऑफ एन में शामिल की जा सकती हैं। तो वो आप लोग रख सकते हैं। अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें देखें पहला फंक्शन है 2n² -10 + 100। अब इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें 10n, यानी कि इसके अगर आप हाई ऑर्डर दें तो वो तो n बनता है, इसको भी n बनता है, लेकिन वो भी इस n² के अंदर जो है वो आ सकते हैं। यानी कि अगर एक फंक्शन के अंदर पहले से ही लो ऑर्डर टर्म जो है वो उस फंक्शन के लिए तो हाई ऑर्डर टर्म होगी, लेकिन जिस डोमेन में हम मेंशन कर रहे हैं उसके लिए तो वो लो ऑर्डर कंसीडर की जाएगी। मतलब हमारे पास डोमेन है ON² का, तो अब इस फंक्शन का अगर आप लोग देखें तो इसके जो आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो n है। अब हम इस फंक्शन के लिए ये हाई ऑर्डर टर्म है, लेकिन इस डोमेन के लिए ये लो ऑर्डर है। तो हम जो भी फंक्शन हो, चाहे वो n की फॉर्म में हो चाहे कांस्टेंट वैल्यू हो, वो ऑफ n इसमें आ सकता है स्क्वायर में। और इसी तरह आपके पास जो है ये आप थर्ड ओवल को देखें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ON log n। अब इसके सारे फंक्शन डिफाइन कर दिए गए हैं कि 5n+10 भी इसमें आ सकता है इस डोमेन में, और ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू है 2n-1 वो भी इस डोमेन में आ सकता है, 10n log n वो भी इसी में आ सकता है, n log n और +100n ये भी इसी में आ सकता है। तो इस ओवल से यानी कि जो हमने एक बिगो का वो दिया है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की, एक मैंने आपको डिफरेंट डोमेन के सेट करके बताया है। आप अगर इसको हमेशा के लिए यानी कि इस तरह जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम लिखेंगे और इनकी कास्ट इनमें से यानी कि उसके फंक्शन की वैल्यू इन्हीं में से किसी एक में आ जाती है, तो आप ये बता सकते हैं। अब जैसे 100 है और कोई अगर आपसे पूछे कि फॉर एग्जांपल कि 100 जो है वो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, ये किसके अंदर किस डोमेन के अंदर आ सकता है, तो आप कह सकते हो कि ये इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट भी हो सकता है यानी O ऑफ 1, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है O ऑफ n भी हो सकता है, इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो आपके पास O ऑफ n² भी हो सकता है, O ऑफ n log n भी हो सकता है, O ऑफ log n भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। क्लियर? तो इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फंक्शंस जिसकी हाई ऑर्डर टर्म भी एक ऐसी है जो एक डोमेन के लिए लो ऑर्डर टर्म बन रही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, ये दोबारा मैं आप यानी एक
डोमेन के अंदर अगर वो लो ऑर्डर टर्म बन रही है तो आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 100 जो है यानी कांस्टेंट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये तमाम डोमेन्स के अंदर पॉसिबल है कि वो उसमें मेंशन किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें जो है वो हेल्प मिली होगी। तो इसमें जो है वो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है रनिंग टाइम कंप्यूट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, वो ऑर्डर ऑफ एन के साथ, और साथ ही साथ जो है वो हम कुछ मज़ीद जो है वर्क करेंगे एग्जांपल्स के साथ ही। अलग अलग ऑर्डर ऑफ एन भी फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स होंगे जिसमें हम जो है वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। आई होप कि आपको बिग ओ नोटेशन जो है वो एक तो समझ भी आई होगी और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड जो है वो आसानी से हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।